हरे कृष्णा। जैसा कि अभी तक हमने स्टेप 1 और स्टेप 2 के बारे में बड़ी डिटेल में समझ लिया है, आज हम समझने का प्रयास करेंगे स्टेप 3 के बारे में। दैट इज़ ऑल अबाउट फीजिबिलिटी स्टडी। हम उन चीज़ों के बारे में स्टडी करने की कोशिश करेंगे जिसकी वजह से हमारे बिजनेस का सक्सेसफुल होने का चांसेस बढ़ जाए, सक्सेस रेशियो बढ़ पाए। उन सारे एस्पेक्ट, उन सारे सेक्टर्स को आपको टच करने की बेहद ज़रूरत है। उनमें से कुछ 4 हैं: टेक्निकल एस्पेक्ट, कमर्शियल एस्पेक्ट, फाइनेंशियल एस्पेक्ट, सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट। पहला है टेक्निकल एस्पेक्ट। द टेक्निकल feasibility of a project involves a critical study of the factors such as location, size of the plant, raw materials, labor, machinery, equipment, infrastructure और कई ऐसे पॉइंट्स। ये सारे पॉइंट आपके टेक्निकल एस्पेक्ट आते हैं, इन पे आपको गौर करना पड़ेगा। दिस सेज कि आपको उन सारे चीज़ों की स्टडी करनी चाहिए जो आपके टेक्निकल साइड में आती है, कंपनी के, इंडस्ट्री के, प्रोजेक्ट के। उनमें से कुछ हिस्से यहाँ पे है जो हमारे सामने में है। पहला है लोकेशन। द एंटरप्रेन्योर शुड इंश्योर दैट द लोकेशन ऑफ द प्लांट एंड द साइट सेलेक्टेड इज सच दैट इट परमिट्स कॉस्ट इफेक्टिव ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस। मान के चलिए आपने अपने बिजनेस सेटअप को सिटी एरिया से लगभग 10 किलोमीटर दूर खोला है। आजू बाजू में पूरी हरियाली है और उस जगह पे कोई भी नहीं रहता है। तो इससे नुकसान क्या होगा? इससे सबसे पहला नुकसान होगा लेबर को ट्रैवल करने में। जो लेबर है, जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो फैक्ट्री तक, वो इंडस्ट्री तक, वो कंपनी तक आने में उन्हें कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है कि नहीं उस एरिया में, वो भी आपको देखना है। तीसरी चीज़ आपके सामने में आती है कि भैया क्या रॉ मटेरियल्स वहाँ उस एरिया में अवेलेबल है भी कि नहीं है। अब आप 10 किलोमीटर दूर खोल रहे हैं और 10 किलोमीटर पहले ही रॉ मटेरियल्स मिलते हैं, तो इसकी वजह से आपका कॉस्ट भी बढ़ जाता है ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। क्या ऐसा हो सकता है कि हमें कम से कम कॉस्ट में हमारा काम निकल जाए? ये सारे फैक्टर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। लोकेशन ऐसा ही चूज़ करें जो आपके बिज़नेस में कम से कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट निकाल पाए, और वही लोकेशन सबसे एडिक्वेट है जिस लोकेशन पे सारी चीज़ें जो भी आपके बिज़नेस से रिलेटेड है वो आपको ईजिली अवेलेबल हो जाए, रिसोर्सेस पास से पास में हो। उसके अगला आता है साइज़। ठीक है, साइज़। इफ़ द प्लांट साइज इज स्मॉलर देन द ऑप्टिमम साइज, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस। मान के चलिए आपने 2 मशीनरीज़ खरीदी हैं। 2 मशीनरी आपकी इंडस्ट्री में लगी हुई है, ए है और बी है। उसके बीच की आपने दूरी तय की थी कि यार इन दोनों के बीच में कम से कम 1 किलोमीटर का दूरी होना चाहिए ताकि प्रॉपरली 20-20 लेबर एक मशीन पे काम कर पाए, प्रॉब्लम्स ना आए एक दूसरे को ट्रैवलिंग करने के दौरान में या फिर प्रोडक्शन के दौरान में, किसी भी प्रोसेस को, किसी भी प्रोडक्शन को वहाँ पे टेक प्लेस करने में। लेकिन आपने क्या कर दिया, आपने देखा कि यार चलो पैसा बच रहा है और मेरे को एक एरिया मिल रहा है जहाँ पे मेरे को 1000 एकड़ की जगह पे 500 एकड़ में मेरा काम हो जा रहा है। तो अब सोचे कि आपने आधा कर दिया है एरिया, तो कहीं ना कहीं मशीन्स को भी आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। और जब आप एरिया को एडजस्ट करते हैं तब कई सारे प्रोसेस पास में आ जाते हैं। जिन प्रोसेसेस की ज़रूरत पास में नहीं थी उनकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट भी अराइज होने लग जाते हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ना चालू हो जाता है बिकॉज एम्प्लॉयज़ को बहुत सारी दिक्कतें आना चालू हो जाती है। मशीनरी बहुत ज़्यादा ही पास है, ठीक है, 2 मशीनरी पास हैं, उनसे कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, एम्प्लॉयज़, लेबर्स काम नहीं कर पाते हैं प्रॉपरली। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें डैमेजेस को बढ़ा देती हैं, ऑपरेशन के कॉस्ट को बढ़ा देती है, और अल्टीमेटली आपका जो प्रोडक्ट है उस पर आपका प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम रह जाता है। तीसरा पॉइंट है, एन एंटरप्रेन्योर मस्ट ऑल्सो एग्जामिन whether the required raw material, machinery and equipment and infrastructure is available for carrying out the operation। क्या मशीनरी जो आपको चाहिए वो अवेलेबल है, मिल पा रहे हैं, रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, मेंटेनेंस सर्विसेज के लिए जो थर्ड पार्टी से आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, क्या उनको ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कतें आ रही हैं? कई सारे फैक्टर्स हैं जो आपको यहाँ पे ध्यान रखने पड़ते हैं ताकि आपका प्रोसेस प्रॉपरली काम कर सके, प्रॉपरली रन कर सके। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट, जो हमारा पहला वाला सेक्शन था। अब आगे हम आ जाते हैं कमर्शियल एस्पेक्ट पे। देखिए, कमर्शियल एस्पेक्ट सीधी सी बात ये बोलता है कि टेक्निकल एस्पेक्ट जितने भी आपने कवर किए इनका कोई मतलब नहीं है, कोई वैल्यू नहीं रह जाता अगर आप कमर्शियल एस्पेक्ट को प्रॉपरली स्टडी नहीं कर पाते। दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ व्हाट, दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ प्रेजेंट एंड पोटेंशियल डिमांड फॉर फर्म्स प्रोडक्शन इन नेशन एंड इंटरनेशनल मार्केट। आपने क्या कर दिया, आपने एक अच्छी कंपनी, एक अच्छी इंडस्ट्री खड़ी कर दी
लेबर का कॉस्ट कम हो गया, प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो गया, प्रॉफिट मार्जिन अच्छा निकल रहा है, एम्प्लॉयज़ को दिक्कतें नहीं हो रही हैं, रिसोर्सेज ईज़िली अवेलेबल है। सारे टेक्निकल एस्पेक्ट आपने चूज़ कर लिए, प्रॉपरली उस पे काम कर लिया, और बाद में आप ध्यान देते हैं कि यार इसका तो जो मैं माल बना रहा हूँ इसका डिमांड ही बहुत कम है, तो ये सरासर बेवकूफ़ी हुई। तो ये पॉइंट एक्चुअली पहले ही होना चाहिए था, लेकिन हमने इसे दूसरे पॉइंट में कवर किया कि सबसे पहले आपको कमर्शियल एस्पेक्ट देखना है कि क्या आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं इसका प्रेजेंट में डिमांड है। दूसरी चीज़, क्या इसका आने वाले समय में डिमांड रहने वाला है, और डिमांड रहेगा भी तो किस लेवल का रहेगा, आज से कम रहेगा या फिर आज से ज़्यादा रहेगा। अगर एवर ग्रोइंग डिमांड है तब आप थोड़ा निश्चिंत होकर काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको नज़र आ रहा है कि इसका कोई अल्टरनेटिव मार्केट में ऑलरेडी बन रहा है और लोगों का ध्यान, लोगों का अटेंशन उस तरफ जा रहा है, तब आपको भी कुछ यूनिक, कुछ अलग हट के करना पड़ेगा ताकि आप अपने बिज़नेस को सर्वाइव करा पाए। ठीक है। इट ऑल्सो रिक्वायर्स एन एनालिसिस ऑफ मार्जिन ऑफ प्रॉफिट, डिग्रीज ऑफ कंपटीशन, मार्केट स्टेबिलिटी। मार्जिन ऑफ प्रॉफिट भी बना रहे, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बेच रहे हैं 100 रुपये का माल बना 101 रुपये में बेच रहे हैं, तो बहुत ही कम प्राइस में आप बेच रहे हैं, रिस्क आपका बढ़ जाता है, बिकॉज आप जितना पैसा खर्च कर रहे हैं उसका सिर्फ 1% ही रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, 1% ही आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट निकाल रहे हैं वहाँ से, है ना। सो दैट इज़ व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट। डिग्री ऑफ कंपटीशन, मार्केट स्टेबिलिटी पे भी आपको ध्यान रखना है। क्या कंपटीशन ज़्यादा है जिस एरिया में मैं घुसने की कोशिश कर रहा हूँ? ज़्यादा कंपटीशन है मतलब सैचुरेटेड मार्केट है, सैचुरेटेड मार्केट है मतलब वहाँ पे आपको अपने प्रोडक्ट में कई सारे रिसर्च करके उसे यूनिक बनाने पड़ेंगे। ठीक है। मार्केट स्टेबल है कि नहीं है। आप पटाखे का दुकान खोल रहे हैं, अब आपको मालूम है कि इको फ्रेंडली पटाखे आजकल आने लगे हैं। आजकल पोल्यूशन की वजह से कई सारे सिटीज़ में पटाखे जलाना ही बंद करवा दिए, चाहे इको फ्रेंडली भी क्यों ना हो, जैसे कुछ दिन पहले दिल्ली में हुआ था। सो यहाँ पे मार्केट स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, तो ऐसे प्रोडक्ट आप कोशिश करें निगलेक्ट करने की जिसकी मार्केट स्टेबिलिटी बहुत ही कम हो। ठीक है। कोशिश करें उन प्रोडक्ट पे ध्यान देने की जिनकी मार्केट स्टेबिलिटी अच्छी हो, एवरग्रीन हो, है ना। अब आगे बढ़ते हैं फाइनेंशियल एस्पेक्ट के ऊपर में। फाइनेंशियल एस्पेक्ट, फाइनेंशियल वायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट कैन बी जज ऑन फैक्टर्स लाइक टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्टेड कैश फ्लो, प्रॉफिटेबिलिटी, फाइनेंसिंग ऑफ द project with reference to the capital structure, promoters contribution to the total project cost etc. देखिए, फाइनेंशियल एस्पेक्ट सीधी सी बात ये बोलना चाहता है कि आप उन सारे पॉइंट्स पे ध्यान दें जहाँ से फाइनेंस जुड़ा हुआ है। ठीक है। क्योंकि अगर पैसा नहीं आएगा तो बिज़नेस चलाने का कोई मतलब नहीं है, बिज़नेस का एग्जिस्टेंस ही क्वेश्चनेबल हो जाता है अगर वहाँ पे प्रॉफिट नहीं आ पाता है। ठीक है। तो ये हमारे लिए बेहद ज़रूरी है समझ पाना कि प्रॉफिटेबिलिटी बराबर मेंटेन है। तो ये यही बोलना चाह रहा है कि आपको सबसे पहले कॉस्ट पता करना है कि आपके प्रोजेक्ट का कितना कॉस्ट इंक्योर हो रहा है, कितना कॉस्ट आप उठा रहे हैं प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है। फंडिंग कहाँ से आ रही है वो आप देख रहे हैं, क्या प्रॉफिटेबिलिटी आप मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोजेक्ट में क्या कैश फ्लो है, कैश इन कैश आउट किस तरीके से मॉडल काम करेगा। ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी ताकि आप फाइनेंशियल एस्पेक्ट को प्रॉपरली रन कर पाए, स्टडी कर पाए। ठीक है। ये सारे पॉइंट्स पे आप रिसर्च ज़रूर करें ताकि आपका बिज़नेस ज़्यादा वाइबेबल हो और आने वाले समय में ज़्यादा प्रॉफिट आपको निकाल के दे पाए। अब चलिए सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। अ सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस शुड बी मेड टू जज द नेशनल वाइबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है। क्या ये प्रोजेक्ट नेशन के अकॉर्डिंगली काम कर रहा है, नेशन के हित में काम कर रहा है? क्या ये प्रोजेक्ट जो नेशन को चाहिए, यानी टैक्स चाहिए, एम्प्लॉयबिलिटी चाहिए, ठीक है, जो पिछड़े एरियाज़ है उसे भी क्या वो कवर कर पा रहा है? क्या उन लोगों के लिए कुछ काम कर रहा है जो लोग निम्न स्तर से आते हैं, जो बेचारे कुछ काम नहीं कर पाते अच्छे से, उनके लिए कुछ ये कंपनी कर रहा है? मतलब वो सारे सोशल पॉइंट्स जिन पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, बिकॉज़ ये कहीं ना कहीं आपका इम्प्रेशन मार्केट में बनाते हैं। देखिए, आज टाटा को लोग इतना सपोर्ट इसी वजह से करते हैं बिकॉज उसकी मार्केट में अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, उसके मार्केट में जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। रतन टाटा सर बोला जाता है उन्हें, और उसके माल को लोग
तोल मोल करके नहीं देखते, बोलते भैया टाटा का सॉल्ट है यार, बढ़िया होगा, है ना, टाटा स्टील है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब एकदम मौज में रहेगा। मतलब आप समझ पा रहे हैं कि सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट बेहद ज़रूरी है, बिकॉज यही है जो आपकी कंपनी को लोगों के बीच में रखेगा, आम जनता के बीच में रखेगा, उन लोगों के भी बीच में रखेगा जो आपके प्रोडक्ट को बाय नहीं करते हैं या फिर आपके वो कस्टमर्स नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके फॉलोअर्स बढ़ते हैं, आपका गुडविल मार्केट में बढ़ने लगता है। ठीक है, सो एवरी प्रोजेक्ट entails some cost to the nation and produce certain benefits. The contribution of the project to social objectives such as employment generation, development of infrastructure, development of backward area, earning foreign exchange, import substitution is evaluated. तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि डेवलपमेंट पे आपको काम करना है, बैकवर्ड एरियाज़ पे आपको उन सारे फैक्टर्स को ध्यान रखना पड़ेगा जो बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट है सोसाइटी के लिए। ये पॉइंट्स आपके लिए भी बेहद ज़रूरी है, बिकॉज ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे आपके गुडविल बढ़ाने के साथ में आपके कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ाते हैं। बिकॉज अगर आप समाज के लिए कुछ करते हैं तो समाज भी आगे बढ़ के आपके लिए कुछ ना कुछ करने के लिए आता है। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। Once the feasibility study is completed, an in-depth analytical study of the project is made to decide selection or rejection of the project. जब आप ये सारा काम कर लेते हैं तब आप ये डिसाइड करते हैं कि यार अब क्या इस प्रोजेक्ट को आगे लेकर के चलना चाहिए कि नहीं लेकर के चलना चाहिए। Such an analysis is known as project appraisal. Once the project is selected, the finding of the feasibility study is presented in the form of project report. अब एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया जाता है जिसमें सारे पॉइंट्स को कवर किया जाता है, और ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट किसके सामने में रखा जाता है, किसी अथॉरिटी के सामने में रखते हैं या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के सामने में रखते हैं, ताकि वो इसे एग्जामिन कर पाए और उसके बेसिस पे अपने डिक्लेरेशंस आपको दे पाए, जो मैंने जस्ट अभी आपको बताया था। द प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज़ नीडेड टू गेट सैंक्शन फॉर द प्रोजेक्ट फ्रॉम द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, है ना। अब आ जाते हैं कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपको क्या क्या कवर करना है। The project report should comprise the following information. सबसे पहला नेम, एड्रेस एंड अदर डिटेल्स ऑफ द एंटरप्रेन्योर। अब भैया आपके नाम एड्रेस तो रहना चाहिए ना, मालूम तो होना चाहिए, वरना कल के दिन में पता चला कि रप्पू चप्पू हो गए आप, है ना। तो ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट का एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। ब्रीफ समरी ऑफ द प्रोजेक्ट, भैया आप बोलना क्या चाहते हो उसे समराइज़ करके रखें। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि जिसके सामने में आप ये रिपोर्ट रखे वो आपके रिपोर्ट के 100 पन्ने 200 पन्ने पूरे पढ़ डाले, जस्ट लाइक कि उसको आपका वो काम सौंपा गया है। वो सिर्फ और सिर्फ आपको समझना चाहता है कि आप क्या रखना चाहते हैं सोसाइटी में। तो हो सकता है कि वो स्टार्टिंग के 1-2 पन्ने पढ़े, तो इसीलिए समरी बनाना बेहद ज़रूरी है। समराइज़ आप ज़रूर करें प्रोजेक्ट को। इनपुट्स फॉर द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट लाइक लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी एंड इक्विपमेंट, मटीरियल एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें तो आपको मेंशन करनी पड़ेगी कि आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास में रखते हैं तो वहाँ से आप कुछ पैसों की मांग कर सकते हैं उसके बेसिस पे। अगर आप अपने इन्वेस्टर्स के सामने रखते हैं तो उनके सामने में ये बात कर सकते हैं। अपने एम्प्लॉयज़ के सामने में रखते हैं तो भी आपको पता लग पाता है कि हाँ भैया एक्चुअली चल क्या रहा है ना। ये सारी चीज़ें आपके लिए बेहद ज़रूरी है। चौथा है फाइनेंशियल एस्पेक्ट लाइक सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट, वर्किंग कैपिटल, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। फाइनेंस का सोर्स क्या होगा, कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स क्या होंगे, ठीक है, बिल्डिंग का, लैंड का क्या कॉस्ट होगा, उन सारी चीज़ों को आपको देखना है। वर्किंग कैपिटल कितना नीड होगा, कितना काम करने के दौरान में आपको कैपिटल की ज़रूरत होगी, एसेट्स क्या होंगे, लाइबिलिटीज़ क्या होंगे, ये सारी चीज़ें भी आपको प्रेजेंट करनी है। मार्केट पोटेंशियल इन रिलेशन टू एस्टिमेटेड प्रेजेंट एंड पोटेंशियल डिमांड मार्केट सर्वे। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको ये ज़रूर बताना है कि क्या आपका ये मॉडल सर्वाइव कर पाएगा आने वाले समय में, या फिर आने वाले समय में आपकी डिमांड कम हो जाएगी और हो सकता है आपको बिज़नेस शट डाउन करना पड़े। तो ये चीज़ें तो हम अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फिर इन्वेस्टर के सामने में या फिर लोगों के बीच में, कस्टमर्स के बीच में नहीं रख सकते। हम वो चीज़ें रखना चाहेंगे जो ये बता सके कि आने वाले समय में हमारा ग्रोथ बहुत बेहतर होगा, बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे, है ना। कंजम्पशन बढ़ेगा इस पर्टिकुलर निशे में और प्रॉफिटेबिलिटी भी हमारी कंपनी ऊपर लेकर के जाएगी। छठा पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट टू द नेशनल इकोनॉमी। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आपका प्रोजेक्ट ऐसा होना चाहिए जो सोसाइटी के लिए वेलफेयर में काम करे, है ना। आप ऐसा कुछ भी नहीं बनाना चाहेंगे जिसका कोई मतलब नहीं है सोसाइटी के लिए। आप वो हर एक काम को अपने दायरे में लेना चाहेंगे जो सारी चीज़ें आपकी सोसाइटी में मदद करें। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो गया, वेजेस हो गए, सैलरीज़ हो गए, कुछ बेनिफिट्स हो गए, कस्टमर्स को आप कुछ दे रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो आपकी कंपनी के वेलफेयर में भी काम आए, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सके और एट द सेम मोमेंट ऑफ टाइम
सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी फुलफ़िल कर सके, जैसे टैक्स पे हो गया, रूल्स एंड रेगुलेशंस, कंपनी एक्ट हो गए, इन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए। तो यहाँ पे हमारा ये पूरा सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। थोड़ा सा लंबा ये वीडियो हो गया, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़रूर वापस देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, ताकि आपको क्लैरिटी आ सके कि ये एक्चुअली है क्या। एक बार में समझ पाने में कई सारी दिक्कतें आती हैं हमारे सामने में। बाकी अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम।